सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम प्रबंधन, टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। अब शिक्षण अधिगम प्रबंधन क्या होता है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं, लेवल होते हैं, वह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखो, हमारा आज का मेन टॉपिक है शिक्षण अधिगम प्रबंधन क्या होता है। तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन को बताने के लिए हम सबसे पहले हल्का सा प्रबंधन के बारे में बता देते हैं कि प्रबंधन एक्चुअल में क्या होता है। तो वैसे अगर आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है शिक्षण अधिगम प्रबंधन के बारे में बताइए, तब आप पहले प्रबंधन के बारे में हल्का सा लिख सकते हैं। इसके अलावा भी प्रबंधन अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रबंधन का अर्थ बताइए, तो प्रबंधन आपको वैसे भी पढ़ना ही पड़ेगा। अब प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन को हम प्रबंध भी बोल देते हैं, व्यवस्था भी बोल देते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं इस इंग्लिश में। अब देखो, प्रबंधन होता क्या है। मान लेते हैं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, तभी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं तो आपका उद्देश्य होता है, कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं जो आपको प्राप्त करने होते हैं। तब उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपके पास जो भी व्यक्ति हैं, जो भी साधन है, जितने भी पैसे हैं, उन सबका आप उचित प्रकार से प्रयोग करते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। वही तो मैनेजमेंट होता है। अगर आपके पास कम लोग हैं, कम पैसे हैं, कम साधन है, तब भी आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। अगर आपके पास ज्यादा लोग हैं, ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा साधन है, तब भी आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। वही तो मैनेजमेंट होता है। किसी व्यक्ति के पास जो भी साधन संसाधन व्यक्ति हैं, उन सब का उचित प्रकार से प्रयोग कर अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करने को ही हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये एक व्यक्ति है जिसकी एक कंपनी है, जिसके निर्धारित उद्देश्य है कि हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, कस्टमर वगैरह बढ़ाने हैं। तो इसके पास जितने पैसे हैं, जितने सोर्सेज हैं, जितने व्यक्ति हैं, अगर ये उनका प्रयोग करके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पा रहा है तो उसे हम मैनेजमेंट कहेंगे। अगर ये नहीं कर पा रहा तो उसे हम मैनेजमेंट नहीं कहते कि ये मैनेजमेंट सही तरह से नहीं कर पा रहा है। तब आपके पास जो भी साधन स्रोत हैं, उन सब का प्रयोग कर निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति करने को ही हम मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इसके बारे में हल्का सा पढ़ते हैं। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट एक अत्यंत जटिल एवं गूढ़ शब्द है। कुछ विद्वान प्रबंध को एक प्रक्रिया मानते हैं जिसमें हम दूसरों से प्रभावी तरीके से काम कराते हैं, और जो लोग दूसरों से काम संपन्न कराते हैं उन्हें हम प्रबंधक कहलाते हैं। तो प्रबंध क्या होता है? कुछ विद्वान तो प्रबंध को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों से काम कराता है सही तरीके से, और जो व्यक्ति काम कराता है उसे हम प्रबंधक बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग इसे मशीन, श्रम, माल बाजार आदि उत्पादन तत्वों के एक समन्वय की तकनीक कहते हैं। मतलब कोई कंपनी है, उसके कोई ना कोई उत्पाद वगैरह होंगे तो उसमें समन्वय बिठाने की वह तकनीक बोलते हैं कुछ लोग इसे। कुछ लोग प्रबंध को विद्वान कहते हैं, जबकि कुछ लोग प्रबंध को कला कहते हैं। तब इन सब अर्थों को आपस में समेटकर अगर प्रबंध की व्याख्या की जाए, तब कहा जा सकता है कि मानव के पास जो भी साधन स्रोत उपस्थित है, उन्हें समुचित रूप से प्रयोग कर अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने की व्यवस्था को ही प्रबंध कहा जाता है। अर्थात स्रोतों व संसाधनों का प्रयोग कर निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की कला ही प्रबंध कहलाती है। मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति के पास जो भी स्रोत संसाधन है, उन सब का प्रयोग कर, अच्छी तरह से प्रयोग कर निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया या कला को ही हम प्रबंध बोलते हैं। वो मैंने आपको बता दिया। स्टैनले वेन्स के अनुसार आप एक डेफिनेशन दे सकते हैं प्रबंध की। संक्षेप में, प्रबंध का आशय निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया से है, जिससे कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो प्रबंध का अर्थ क्या होता है? आसान भाषा में अगर हम बताना चाहें तो स्टैनले वेल्स ने कहा है, ये प्रबंध का आशय ये होता है, अगर संक्षेप में बताएं हम, मानवीय क्रियाओं पर हमें नियंत्रण रखना है और डिसीजन लेना है जिससे हमारे लक्ष्य प्राप्त हो जाए। व्यवसाय के कुशल संचालन तथा प्रगति के लिए स्वस्थ प्रबंध अति आवश्यक है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, नेतृत्व, निर्देशन, नियंत्रण आदि क्रियाएं की जाती हैं, जिससे संस्था के मानवीय व भौतिक साधनों के साथ समन्वय स्थापित कर निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति किया जा सके। तो प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यवसाय के लिए एक आत्मा की तरह कार्य करती है। अगर प्रबंध अच्छा होगा तो वह व्यवसाय अच्छा चलेगा। तो प्रबंध में कोई व्यक्ति क्या क्या करता है? नियोजन करता है, प्लानिंग बनाता है, संगठन करता है, समूह बनाता है, निर्देशन करता है, नेतृत्व करता है तथा नियंत्रण करता है। ये सारे काम करता है जिससे उस संस्था के पास जो मानवीय ताकत है, मतलब जो व्यक्ति है, या भौतिक साधन है, मतलब जो पैसे वगैरह हैं, जो हमारे संस्थागत साधन है, स्रोत वगैरह, उन सब के मध्य समन्वय स्थापित कर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। तो प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा
कोई व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, जो भी उसके पास साधन होते हैं उन सब का सही तरह से प्रयोग कर। अगर आपके पास जो भी साधन है उन सब का प्रयोग कर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पा रहे हैं तो वो अच्छा प्रबंध है, अदरवाइज नहीं कर पा रहे तो वो प्रबंध नहीं है। अब हम शिक्षण अधिगम प्रबंध की बात करते हैं, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन, शिक्षण अधिगम व्यवस्था, टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट बोलते हैं इसे। अब देखो, एक टीचर भी क्लास में पढ़ाता है, उसे भी तो प्रबंधन करना पड़ता है ना, उसे भी तो देखना पड़ेगा उसे कहाँ पर क्या तैयारी करनी है, कहाँ पर क्या बताना है, किस छात्र से क्वेश्चन पूछना है, टेस्ट इनका कैसे लेना है, मूल्यांकन कैसे करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने हैं, मेरे बच्चों को किस विधि के द्वारा मुझे ज्ञान प्रदान करना है। तो वह भी तो एक तरह का मैनेजमेंट ही हुआ। तो टीचर को भी अपनी क्लासरूम का मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिसे हम क्लासरूम मैनेजमेंट भी बोल देते हैं। जो टीचर क्लासरूम का अच्छे तरह से मैनेजमेंट करता है तो उसकी क्लासरूम शांत होती है, इंटरेस्ट लेती है क्लास में। अगर कोई मैडम पढ़ा रही है और बच्चे चिल्ला रहे हैं, कोई बुक नहीं ओपन कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई गेम खेल रहा है, तो ये कहा जाता है कि ये टीचर मैनेजमेंट सही तरह से नहीं कर पा रही, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया का क्लासरूम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रही। तो एक टीचर को भी क्लासरूम को मैनेज करना होता है। इसी वजह से एक टीचर को हम मैनेजर भी बोलते हैं, प्रबंधक भी बोलते हैं, क्योंकि उसे पूरी क्लास का मैनेज करना होता है। उसके पास जो भी साधन संसाधन, शिक्षण विधियां, तकनीकें होती हैं, उनका इस प्रकार से प्रयोग करना होता है उसे, जिससे कि वह सही तरह से मैनेज कर सके अपनी क्लास को और शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। अब मैनेजमेंट में एक टीचर क्या क्या करता है, सबसे पहले तो अपनी तैयारी करता है, फिर पढ़ाता है, इनकी समस्याओं का समाधान करता है, क्वेश्चन आंसर करता है, मूल्यांकन करता है, जिससे कि बच्चों को जो ज्ञान प्रदान करना चाहता है टीचर वह प्राप्त हो जाए और शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। तो ये होता है हमारा टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट। क्लासरूम का मैनेजमेंट करना ही टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट कहलाता है। शिक्षण अधिगम प्रबंध का प्रत्यय आधुनिक सिद्धांतों की देन है। सर्वप्रथम आई.के. डेविस ने इसको दिया था। तो आपसे पूछ लिया जाता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट में आपके पेपर में आ जाएगा ये। तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया है? ये आई.के. डेविस साहब ने दिया है। आपको लिखना होगा शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय शिक्षा के क्षेत्र में आई.के. डेविस साहब ने दिया है। शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया का प्रबंधन करना होता है, इसी वजह से हम एक शिक्षक को प्रबंधक भी कहते हैं, मैनेजर भी कहते हैं। शिक्षण अधिगम प्रबंधन शिक्षा में प्रबंधन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक उपलब्ध साधनों, स्रोतों व तकनीकों का प्रयोग कर ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता है जिसके द्वारा शिक्षा के निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। वही बात है जो प्रबंधन की परिभाषा थी, वही शिक्षण अधिगम प्रबंधन की परिभाषा है। लेकिन यहाँ पर एक टीचर क्लासरूम में मैनेजमेंट कर रहा है और प्रबंधन में कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था में मैनेजमेंट कर सकता है। तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन क्या होता है? वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक शिक्षक उपलब्ध साधनों, स्रोतों, तकनीकी आदि का प्रयोग कर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। शिक्षण अधिगम प्रबंधन के अंतर्गत एक शिक्षक का अपने शिक्षण के प्रति योजनाएं बनाना, उन योजनाओं को कक्षागत परिस्थितियों में सही प्रकार पूर्ण करना, उचित माहौल बनाना कक्षा में, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन जुटाना आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो ये सब क्रियाएं एक शिक्षक की सम्मिलित होती हैं शिक्षण अधिगम प्रबंधन में। ये सब प्लानिंग करना उसका और बाकी सारे कार्य करना, जो प्लानिंग वगैरह करता है, वो पढ़ाता है, डाउट सोल्व करता है, जो भी कुछ करता है, टीचिंग एड वगैरह इकट्ठा करता है, वह सब कुछ उसका शिक्षण अधिगम प्रबंधन होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण कार्य का नियोजन, संचालन, निर्देशन व नियंत्रण आदि सम्मिलित होता है। मतलब शिक्षण की प्लानिंग, संचालन करना, निर्देशन करना और उस पर नियंत्रण लाना, वह सब का सम्मिलित होता है। पूरी शिक्षण व्यवस्था ही आ जाती है इन चार शब्दों में। शिक्षण व्यवस्था को अच्छी प्रकार चलाना ही शिक्षण अधिगम प्रबंधन कहलाता है। अब दो परिभाषा दे देते हैं इसके बारे में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसकी दो परिभाषा देनी बनती है। E.W. टेलर ने क्या कहा है? शिक्षण अधिगम प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या चाहते हैं और आप इसे सर्वोत्तम व मितव्ययी तरीके से कैसे प्राप्त करते हैं। तो जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप इसे अच्छे से अच्छे प्राप्त करते हैं और कम से कम खर्चा करके प्राप्त करते हैं, वही आपका प्रबंधन होता है। हेनरी फ्योल के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। तो ये जो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर हमारी पूरी शिक्षण प्रक्रिया आ जाती है। अनुमान लगाते हैं हम शिक्षण प्रक्रिया में, योजना बनाते हैं, उसकी संगठन करते हैं, निर्देश देते हैं छात्रों को, कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं छात्रों में, स्टूडेंट और टीचर में। उसके बाद नियंत्रण करते हैं अपनी प्रक्रिया पर कि हमारी प्रक्रिया कैसे चल रही है, टेस्ट वगैरह लेते हैं बच्चों का। तो यहाँ पर पूरी शिक्षण प्रक्रिया आ गई है। हेनरी फ्योल के अनुसार पूरी शिक्षण प्रक्रिया ही सही तरह से करना शिक्षण अधिगम प्रबंधन है। तो ये दो परिभाषा थी। अब हल्का सा और लिख देते हैं हम शिक्षण अधिगम प्रबंधन के बारे में।
वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित है, जो शिक्षक द्वारा संचालित होती है। शिक्षक अपने कुशल प्रबंधन द्वारा अच्छा ये प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से संचालित करता है। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को इस प्रकार संचालित करता है कि जिससे निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके तथा छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जा सके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता उत्तम प्रबंधन पर निर्भर करती है। यदि प्रबंधन निरंकुश है तो सीखने की प्रक्रिया में अवरोध आ जाएगा। यदि प्रभुत्ववादी है, प्रभुत्ववादी से मतलब है अगर टीचर अपना ही प्रभुत्व बनाए हुए है क्लास में, बच्चे नहीं बोलेंगे मैं बोलूंगा, तो एक ही व्यक्ति का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। यदि मुक्त है तो अराजकता बढ़ जाएगी। मुक्त मतलब अगर टीचर ने छूट दे रखी है बच्चों को तो अराजकता बढ़ जाएगी। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रबंधन करना आवश्यक होता है, उसका एक विशेष महत्व होता है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का ही प्रभाव पड़ता है कि शिक्षण प्रक्रिया हमारी कितनी सफल रहेगी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता उसके प्रबंधन पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान। तो IK डेविस ने शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान 4 बताए हैं। नियोजन, व्यवस्था, अग्रसर, नियंत्रण। ये हमने पढ़ भी लिया था जब शिक्षण तकनीकी पढ़ रहे थे, हम शैक्षिक तकनीकी के पाठ पढ़ रहे थे, भाग पढ़ रहे थे, वहां पर हमने शिक्षण तकनीकी पढ़ा था। तो जो चीज वहां पर पढ़ी थी हमने वही यहाँ पर आएगी। शिक्षण तकनीकी में हमने पढ़ा था एक टीचर कैसे पढ़ाता है, और यहाँ पर हम शिक्षण अधिगम प्रबंधन में पढ़ते हैं एक टीचर कैसे मैनेज करता है अपनी क्लास को, क्या क्या काम करता है। तो जो काम वो पढ़ाते टाइम करता है वही काम वो मैनेज करते टाइम करता है अपनी क्लासरूम को। तो IK डेविस ने 4 प्रकार के स्तर बताए हैं, या एक शिक्षक के 4 कार्य बताए हैं। तो ये भी आ जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन किसे बोलते हैं, शिक्षक के कार्य बताइए। तो आप यही लिखेंगे, अगर शिक्षण अधिगम प्रबंधन की बात हो रही है तो यही कार्य है, यही स्तर है, यही सोपान है, सब कुछ यही है। नियोजन, व्यवस्था, अग्रसर, नियंत्रण। नियोजन में क्या करता है एक टीचर, प्लानिंग करता है कि मैं क्या पढ़ाऊंगा और क्यों पढ़ाऊंगा। व्यवस्था में एक टीचर प्लानिंग करता है कि जो चीज मैं पढ़ाऊंगा वो कैसे पढ़ाऊंगा, किस साधनों का प्रयोग करके, सहायक सामग्री, विधियों का प्रयोग करके पढ़ाऊंगा। अग्रसरण में एक टीचर छात्रों को मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए। नियंत्रण में एक टीचर छात्रों का टेस्ट वगैरह लेता है, ये पता करता है कि जो उसने पढ़ाया है वह कितना सफल हुआ है। देखो ये सोपान होते हैं हमारी शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रक्रिया के। मतलब एक टीचर अपनी क्लासरूम को मैनेज कर रहा है पूरी को, तो उसे ये कार्य करने पड़ेंगे, ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो अपनी प्लानिंग करनी होगी, उसे क्या चीज़ कैसे पढ़ानी है, छात्रों को मोटिवेट करना होगा, पढ़ाना होगा, और बाद में उनका रिजल्ट वगैरह लेना होगा। तभी तो पता चलेगा जो उसने मैनेजमेंट किया है, जो मैनेज किया अपनी क्लासरूम वो कैसी की हुई है। तब ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सोपान होते हैं, शिक्षक के कार्य होते हैं। अब इन्हें एक एक करके देखते हैं ये होते क्या है। सबसे पहला होता है नियोजन। देखो नियोजन क्लासरूम में जाने से पहले की चीज होती है। एक टीचर क्लासरूम में जाने से पहले ये डिसाइड करता है उसे क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, क्या उसके उद्देश्य रहेंगे। छात्रों की रुचि वगैरह को ध्यान में रखकर वह अपने उद्देश्यों को निर्धारित करता है, अपने टॉपिक को निर्धारित करता है, मैं क्या पढ़ाऊंगा। तो वह सब कार्य हमारा प्लानिंग में आ जाता है। नियोजन शिक्षण प्रक्रिया का सबसे पहला सोपान होता है। इस स्तर पर शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है तथा पढ़ाने की तैयारी करता है। इस अवस्था में सम्मिलित सभी क्रियाएं शिक्षक कक्षा में जाने से पहले करता है। तो इस अवस्था में जो भी क्रियाएं आती हैं वे शिक्षक के कक्षा में जाने से पहले की होती हैं। IK डेविस के अनुसार वे सभी कार्य जो एक शिक्षक कक्षा में जाने से पहले शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करता है नियोजन के अंतर्गत आते हैं। तो इस अवस्था में एक शिक्षक यह सब कार्य करता है। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करता है कि क्या उद्देश्य उसके रहेंगे, कौन से उद्देश्य उसे प्राप्त करने हैं जब भी वह पढ़ाने जाएगा। उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लिखता है। अब व्यवहारिक रूप क्या होता है उद्देश्यों का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेता है, टॉपिक का चयन करता है कि किस टॉपिक को उसे पढ़ाना है। कार्य का विश्लेषण करता है, आगे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, फिर बाद में कौन सा, फिर कौन सा, अपने टॉपिक का एनालिसिस करता है वो। छात्रों की रुचि और उनके लेवल का जानकारी लेता है, उसके अकॉर्डिंग वह टॉपिक का चयन करता है। छात्रों की आवश्यकताओं की जानकारी लेता है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वह अपने टॉपिक का चयन करता है। मूल्यांकन की व्यवस्था करता है, किस प्रकार वह मूल्यांकन करेगा। संपूर्ण प्रणाली का विश्लेषण करता है कि मैं इस टॉपिक को ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा। दूसरा पॉइंट होता है हमारा, ये लेवल होता है, स्तर होता है, सोपान होता है, व्यवस्था, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसे हम। अब ये क्या होता है, पहले स्तर पर टीचर ने ये तैयार कर लिया है कि उसे क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। इस स्तर पर एक टीचर ये तैयारी करता है क्लासरूम में जाने से पहले ही कि उसे इस टॉपिक को कैसे पढ़ाना है। यहाँ पर वह टॉपिक उन साधनों को ऑर्गेनाइज करता है जिनका प्रयोग करके वह उस टॉपिक को पढ़ाएगा।
व्यवस्था शिक्षण प्रक्रिया का दूसरा सोपान होता है। इस सोपान में एक शिक्षक निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अधिगम के साधनों की व्यवस्था करता है। शिक्षण विधियों, प्रविधियों, नीतियों, उपागमों, सूत्रों, युक्तियों, सहायक सामग्री आदि के संबंध में निर्णय लेता है कि कब कौन सी चीज का मैं कहाँ पर प्रयोग करूंगा जिससे शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जा सके। आई.के. डेविस के अनुसार व्यवस्था में शिक्षक यह निर्धारित करता है कि किन सीखने के साधनों का प्रयोग कर शिक्षण उद्देश्य को बहुत प्रभावशाली, मितव्ययी व कुशलतापूर्वक ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। तो व्यवस्था में एक टीचर ये कार्य करता है, शिक्षण विधियों का चयन करता है, प्रविधियों का चयन करता है, सहायक सामग्री का चयन करता है, इनका वितरण करता है कि किस स्थान पर कौन सी चीज का मैं प्रयोग करूंगा, समुचित संप्रेषण विधियों का चयन करता है और अधिगम के स्रोतों का संगठन करता है। तो ये काम करता है। व्यवस्था में एक टीचर तैयारी करता है कि किन साधनों का प्रयोग करके मैं अपने टॉपिक को पढ़ाऊंगा। अग्रसरण में एक टीचर छात्रों को मोटिवेट करता है, उतने उनकी उत्तेजना का स्तर बढ़ाता है जिससे कि वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं और अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करें, सीखें। इस स्तर पर शिक्षक छात्रों को प्रकरण को सिखाने के लिए तैयार करता है। इसके लिए वह छात्रों को अभिप्रेरित करता है जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही ढंग से अग्रसरित हो सके तथा अधिक से अधिक सीखने के उद्देश्य प्राप्त हो सके। इस सोपान में शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अभिप्रेरणा की विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है तो छात्रों को प्रेरित करता है। अग्रसरण में एक टीचर छात्रों को प्रेरित करता है जिससे छात्र सीखने के लिए तैयार हो जाए। आई.के. डेविस ने क्या कहा है, अग्रसरण शिक्षक का वह कार्य है जिसमें शिक्षक अपने छात्रों को प्रोत्साहित, प्रेरित व उत्तेजित करता है जिससे शिक्षण के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक ढंग से प्राप्त किया जा सके। तो अग्रसरण में एक टीचर ये सब कार्य करता है, छात्रों को निर्देशित करता है, निर्देश देता है, उनका पथ प्रदर्शन करता है, प्रेरित करता है, प्रकरण के लाभ बता सकता है छात्रों को और उनके उत्तेजना को स्तर को बढ़ाता है। तो ये सब कार्य करता है एक टीचर अग्रसरण में। नियंत्रण में एक टीचर छात्रों का टेस्ट लेता है, ये देखता है कि जो उसने शिक्षण प्रक्रिया की है वह कितनी प्रभावशाली हुई है। यहाँ पर वह छात्रों का मूल्यांकन करता है, उनका टेस्ट वगैरह लेता है, उनकी परीक्षा लेता है जिससे उसे पता चलता है कि जितना उसने पढ़ाया छात्रों ने कितना सीख लिया है, कितना ज्ञान छात्रों को प्राप्त हो गया और उसकी शिक्षण प्रक्रिया कितनी प्रभावी हुई है तथा शिक्षण के कितने उद्देश्य प्राप्त हो चुके हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। इस सोपान में शिक्षक यह देखता है कि व्यवस्था तथा मार्गदर्शन की क्रियाओं ने सीखने के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है। इसके लिए एक शिक्षक मापन व मूल्यांकन के विभिन्न विधियों का सहारा लेता है। यदि शिक्षक ऐसा अनुभव करता है कि शिक्षण के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी, तब वह व्यवस्था तथा मार्गदर्शन की क्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन कर उनमें सुधार करता है तथा दोबारा शिक्षण की व्यवस्था करता है। आई.के. डेविस ने क्या कहा इसके बारे में, नियंत्रण शिक्षक का वह कार्य है जो निर्धारित करता है कि उसकी योजनाएं प्रभावपूर्ण ढंग से लागू की जा रही हैं, व्यवस्था शक्तिशाली है, मार्गदर्शन सही दिशा में है तथा ये सब कार्य पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की किस सीमा तक प्राप्ति में सफल हुए हैं। मतलब नियंत्रण वह कार्य है जिसमें एक शिक्षक काफी सारे कार्य करता है तो यह पता करना चाहता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हो चुके हैं। नियंत्रण में एक टीचर ये सब कार्य करता है, छात्रों के व्यवहार को जांचता है, कितना परिवर्तन हुआ है, उनका मूल्यांकन करता है, नियोजन तथा व्यवस्था स्तर पर प्रभावशीलता को जांचता है कि नियोजन तथा व्यवस्था मतलब उसने शिक्षण की जो तैयारी की थी क्लासरूम में आने से पहले वह कितनी प्रभावशाली रही है। शिक्षण योजना में आवश्यक परिवर्तन लाता है, अगर उसे लगता है कि कम प्रभावशाली रही है तो आवश्यक परिवर्तन लाता है तथा यह निर्धारित करता है कि कोई योजना कितनी प्रभावशाली है। टीचर यहाँ पर यह निर्धारित भी करता है कि ये योजना इतनी प्रभावशाली है, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। ये सब काम एक टीचर करता है यहाँ पर। अब शिक्षण अधिगम प्रबंधन के महत्व की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट तो इम्पोर्टेंट ही है किसी भी क्लासरूम के लिए। अगर एक टीचर अच्छी तरह से मैनेज करेगा अपनी क्लास को, शिक्षण के उद्देश्य, हमारे शैक्षिक उद्देश्य अच्छी तरह से जल्दी प्राप्त हो गया। सबसे पहला पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रबंधन का महत्व या लाभ। यह शिक्षण प्रक्रिया को उचित दिशा प्रदान करता है, मतलब सही दिशा में लेकर जाता है। इसके माध्यम से कक्षा में अच्छा शैक्षिक माहौल तैयार किया जा सकता है। यह शिक्षा की नीतियों योजनाओं को निर्धारित करता तथा क्रियान्वित करने व मूल्यांकन करने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह शिक्षा में स्थायित्व तथा निश्चितता लाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह शिक्षा के कार्यों में कुशलता, सुगमता, सरलता लाता है। यह शिक्षा पर नियंत्रण रखने तथा उसका ऑब्जर्वेशन करने में सहायक है। अगर हम मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो एक टीचर अपनी नियंत्रण भी रखेगा क्लास पर, उसको ऑब्जर्व भी अच्छी तरह से करेगा। यह छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। यह छात्रों तथा शिक्षकों दोनों की उपलब्धियों की वृद्धि करने में सहायक है। अगर हम मैनेजमेंट सही से करेंगे तो हमारे टीचर की जो अचीवमेंट है वह बढ़ जाएगी और बच्चे भी ज़्यादा अचीव करेंगे।
इसके द्वारा अपव्यय अवरोधन को कम किया जा सकता है। मतलब जो बच्चे फेल होते हैं या जो बच्चे क्लास छोड़कर, स्कूल छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं, इस प्रक्रिया को कम किया जा सकता है। यह अधिकतम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायक है। इसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाया जा सकता है। यह हमारी शिक्षण प्रक्रिया को आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार केंद्रित करने में सहायक है। तब ये सब हमारा शिक्षण अधिगम प्रबंधन है। आई होप इसे अब आप समझ पाए होंगे शिक्षण अधिगम प्रबंधन क्या होता है। आसान सा टॉपिक है, एक बार आपको पढ़ना है और अपने शब्दों में पेपर में लिखाना है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।